कच्चा कोट जो लाहौर बन गया। लोहारी मंडी का इलाका सदियों कबल कच्चा कोट कहलाता था। बाद अज़ां शहर 3 बार 4 सदियों के वक्फों से अपने हजम में कुशादगी के अमल से गुजरता रहा। ये नुमाया कुशादगियाँ राजा जयपाल, अकबर आज़म और महाराजा रंजीत सिंह के अदवार हुकूमत में हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में लाहौर पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब का जिक्र करते हैं जिसका नाम है किस्से लाहौर के। ये तबसरा मरूफ सहाफ़ी मीम सीन बट का है। मैंने सिर्फ थोड़ी एडिटिंग के बाद इसके पैराग्राफ्स की तरतीब बदली है और 1-2 अबवाब का तारुफ शामिल किया है। रिव्यू के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में साहिब किताब का मुख्तसर तारुफ है, दूसरे में किताब और तीसरे में किताब के इशात के बारे में बयान किया गया है। लाहौर शहर पर अंग्रेजी में लिखने वालों की फहरिस्त ज्यादा तवील नहीं और इनमें से मजीद शेख का नाम सरे फरिस्त है। वो डेली डॉन में लाहौर शहर पर हफ्तावार कालम लिखते हैं। वो BBC के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। उनके वालिद हमीद शेख अंग्रेजी अखबार सिविल एंड मिलिट्री गैजेट के एडिटर थे। कबल अजीम दूसरी जंग अजीम के दौरान यूरोप में जंगी नामानगार के फ़राइज़ भी सार अंजाम देते रहे थे। मजीद शेख किताब के दिबाचे में बताते हैं, हमें वालिद हमीद शेख बचपन में लाहौर के हवाले से दिलचस्प किस्से सुनाते और अपने साथ पैदल अंदरून शहर ले जाया करते थे। उन्हें वहाँ के गली कूचों के बारे में गहरा इल्म था। वो अपने अखबार में लाहौर शहर की सबसे बेहतर मंजरकशी करने वाले लिखारी माने जाते थे। उन्होंने लाहौर के अफराद, मकामात और अशिया के बारे में लिखते हुए जहाँ पर काम छोड़ा, मैंने वहाँ से शुरू कर दिया था। इस दश्त की स्याही में बहुत सी किताबों और अफराद से इस्तिफादा किया। नाजरीन, किताब का आगाज दरिया रावी के जिक्र से किया गया है। पहले मजमून का उन्वान रावी के दफीने है। इसे जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में भारत के साथ सिंध तास मुआहदे के नतीजे में सूख जाने वाले दरिया रावी का नोहा भी करार दिया जा सकता है। दूसरा मजमून भी रावी के बारे में है और गुमगश्ता पत्तन कश्तियों का मामला के उन्वान से मजीद शेख बताते हैं कि ज़माना कदीम में दरिया रावी शहर की फसील के गिर्द बहता हुआ खिजरी दरवाजे को छूता था, जिसे अब शेरां वाला दरवाज़ा कहते हैं। ये पत्तन कश्तियों का घाट होता था। इस ज़माने में आमदोरफ्त और सामान रसद के लिए कश्ती रानी इस्तेमाल की जाती थी। बदामी बाग से मुगलपुरा तक माही गिरों के छोटे छोटे गांव होते थे। इन माही गिरों की पकड़ी हुई मछलियों, राहू और खग्गा वगैरह को बेहतरीन जायके की वजह से असातीरी हैसियत हासिल थी। तकसीम हिंद के बाद भी रावी में कश्तियाँ चलती रही थीं। फिर सिंध तास मुआहदे ने रावी से पानी छीन लिया और दरिया खुश्क होने से कश्तियाँ भी ख़त्म हो गईं। किसी ज़माने में बारादरी जजीरे की शक्ल की बजाय रावी के मगरबी किनारे पर होती थी और दरिया शाही किले के दरवाजे तक बहता था। बाद अज़ां रावी ने रास्ता तब्दील करके मौजूदा शक्ल इख्तियार कर ली। चौथे बाब में मजीद शेख अंदरून शहर दाखिल हो जाते हैं। कच्चा कोट जो लाहौर बन गया में वो बताते हैं, लोहारी मंडी का इलाका सदियों कबल कच्चा कोट कहलाता था। बाद अज़ां शहर 3 बार 4 सदियों के वक्फों से अपने हजम में कुशादगी के अमल से गुजरता रहा। ये नुमाया कुशादगियाँ राजा जयपाल, अकबर आज़म और महाराजा रंजीत सिंह के अदवार हुकूमत में हुई। अगले बाब अशोक और सीता में वो बताते हैं, राम की सीता लाहौर में कुछ अरसा मुकीम रही थी। कदीमी शायर वाल्मीकि ने हिंदू रज़मिया नज़्म रामायण लाहौर में ही लिखी थी। अशोक आज़म और उसका पोता चंद्रगुप्त मौर्य भी लाहौर के रहने वाले थे। उन्होंने हिंदू मत की जगह बुद्ध मत को राइज किया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को शिकस्त देकर लाहौर में पहली मस्जिद कायम की थी जो शाही किले में वाक़या थी। महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत का दरबार भी लाहौर ही में कायम था। दाता दरबार के मौजू पर मजमून में मजीद शेख ने सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा लिखते हुए उन्हें हुसैनी सादात में से करार दिया है, जबकि बाज़ तज़किरा निगार उन्हें हसनी सैयद करार देते हैं। मजीद शेख बीबी पाक दामन और गवर्नर हाउस की कब्रों के हवाले से अलग अलग रवायात बयान करके हतमी फैसला कारी पर छोड़ देते हैं। मजमून बदमाश जो बुजुर्ग से ज्यादा नामवर हुआ में लाहौर के इलाके गड़ी शाहू के बारे में बताया गया है। कभी यहाँ सैयद जान मोहम्मद हजूरी जैसे आलिम फाजिल हजरात क़याम पज़ीर थे। तब यह इलाका मोहल्ला सईदा कहलाता था। फिर मुगल शहनशाह शाहजहां के दौर में एक अरब बुजुर्ग अबू अल खैर लाहौर तशरीफ लाए और इसी इलाके में क़याम किया। बाद अज़ां शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में यहाँ हज़रत अबू अल खैर रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक मदरसा और हाइशगाह तमीर की गई। हज़रत अबू अल खैर ने 105 साल की उम्र तक इस मदरसे में पढ़ाया और वफात पर यहीं दफन हुए। मजीद शेख लिखते हैं, मौजूदा दौर के गड़ी शाहू चौराहे के करीब मकान और मदरसे पर कई बदमाशों की नज़र थी।
لوگوں نے مدرسے کی عمارت سے اینٹیں چرانا شروع کر دیں۔ ڈاکوؤں کے جتھے مدرسے کے طالب علموں پر حملہ آور ہوتے اور ان کی معمولی نوعیت کی اشیاء لوٹ کر لے جاتے۔ پھر شاہو نام کا ایک حقیقی مافیا کا گروہ اپنے رساگیر مویشی چوٹولے کے ساتھ آیا اور عالم دین ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر علماء کرام کے لیے بنائی گئی دونوں عمارتوں پر قابض ہو گیا۔ وہ علاقے سے مویشی اور دوسری اشیاء چرا کر لاتے اور اس محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرتے تھے۔ اگر مالکان آ جاتے تو قلیل معاوضہ لے کر ان کی اشیاء واپس کر دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 3 سکھ حکمران اپنی الگ الگ چھوٹی چھوٹی عملداریوں تک محدود تھے۔ چنانچہ شاہو کے ٹولے کا سب سے زیادہ اقتدار تھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے کا نام شاہو دی گڑھی پڑ گیا۔ سکھوں نے اسے گڑھی شاہو کہا، انگریزوں نے بھی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ لاہور کی 3 مؤثر ہستیوں سے محرومی کے عنوان سے مضمون میں بائیں بازو کے دانشوروں عبداللہ ملک، فیض احمد فیض اور استاد دامن کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ اگلے مضمون میں روڈیارڈ کپلنگ اور سر ونسٹن چرچل کے قیام لاہور کا احوال بیان کیا گیا ہے، اور اسی تناظر میں سول اینڈ ملٹری گیزٹ سے منسلک رہنے والے اپنے والد مرحوم حمید شیخ کا بھی سرسری سا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ حمید شیخ جیسے صحافی و دانشور کا تفصیلی ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ لاہور کی عکس بندی کے عنوان سے مضمون میں معروف پریس فوٹوگرافر چاچا ایف ای چودھری کا ذکر شروع کرتے ہیں اور مضمون کا اختتام بھی ان پر ہی کرتے ہیں، لیکن درمیان میں لاہور میں فوٹوگرافی کی مکمل ابتدائی تاریخ بیان کر جاتے ہیں۔ مجید شیخ لاہور بھنگیوں کی دسترس سے کیسے نکل گیا اور 3 حکیموں کا 30 سالہ دور حکومت کے عنوان سے اپنے 2 مضامین میں قاری کے لیے الجھن پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلے مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے 1799 میں لاہور پر قبضے سے پہلے 3 بھنگی سردار چیت سنگھ، صاحب سنگھ اور مہر سنگھ مسلسل 10 برس تک حکمران رہے تھے۔ انہیں رنجیت سنگھ نے شکست دے کر لاہور سے بھگا دیا تھا، لیکن اگلے ہی مضمون میں لکھتے ہیں کہ لاہور پر لہنا سنگھ، صوبہ سنگھ اور گجر سنگھ نے 30 برس تک حکومت کی تھی، جنہیں کسی حکیم کے مشورے پر افیم استعمال کرنے کی وجہ سے لاہور یہ حکیم کہتے تھے۔ ان 3 سکھ سرداروں کو رنجیت سنگھ نے شکست دی تھی۔ سلطان ٹھیکیدار پر مضمون میں مجید شیخ نے اسے نہایت منفی کردار میں پیش کیا ہے اور اس کی خامیاں بیان کرتے ہوئے مضمون مکمل کر دیا ہے، لیکن اختتام ان 5 الفاظ پر کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ وہ بغداد اور لاہور میں نسل کشی کے عنوان سے مضمون میں لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے لاہور اور بعد ازاں بغداد میں کتابوں کو نظر آتش کیا تھا۔ لاہور کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن تاریخ کے مطابق بغداد کے کتب خانے چنگیز خان نے نہیں، غالباً اس کے پوتے ہلاکو خان نے جلائے تھے۔ مجید شیخ نے کتاب میں پنجاب پبلک لائبریری، بسنت میلے اور فصیل شہر کے نوحے بھی لکھے ہیں۔ وہ قصور، ملتان اور صوبہ سرحد کو فتح کرنے والے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پنجابی جرنیل سردار ہری سنگھ نلوا سے بے حد متاثر لگتے ہیں اور ہری سنگھ نلوا کو باغ یعنی شیر قرار دیتے ہیں۔ ایک مضمون میں مصنف انکشاف کرتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوانی اور مالیاتی محکمے کے سربراہ کشمیری پنڈت دیوان دینا ناتھ کی وجہ سے سینکڑوں پنڈت کشمیر سے نقل مکانی کر کے لاہور آ گئے تھے۔ تقسیم ہند کے موقع پر ہندوؤں اور سکھوں کے لاہور چھوڑ کر انڈیا چلے جانے کا تو بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، لیکن مجید شیخ قصے لاہور کے میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ یہودیوں اور پارسیوں کا بھی تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔ پارسیوں کے بارے میں غول بھروچا کا آم کا درخت کے عنوان سے مضمون میں بتاتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت لاہور میں کل 56 پارسی خاندان تھے جو 312 افراد پر مشتمل تھے۔ آج ان میں سے صرف 25 خاندان باقی بچے ہیں، جن کی کل آبادی 45 افراد پر مشتمل رہ گئی ہے۔ ان میں سے 10 خاندان فرد واحد پر مشتمل ہیں جو مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے کنوارے رہ گئے۔ پارسی خاندانوں کی جوان سالہ اولاد امریکہ اور آسٹریلیا نقل مکانی کر چکی ہے۔ لاہور کے ان 45 پارسیوں کو ابھی مزید گھٹتے رہنا ہے۔ آزادی کی جنگ میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے خلاف ہٹلر کا ساتھ دینے والے حریت پسند سید وزیر علی امرتسری کی داستان بیان کی گئی ہے۔ سید وزیر علی کو دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہٹلر کی خودکشی کے 30ویں روز انگریزوں کی اتحادی روسی فوج نے برلن سے گرفتار کر کے پہلے 3 سال پولینڈ کے جنگی قیدیوں کے کیمپ میں رکھا، پھر امریکی فوج کے حوالے کر دیا، جس نے 1 سال بعد اسے برطانوی فوج کو دے دیا تھا۔ اس دوران ہندوستان انگریز کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ پنڈت نہرو نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دینے والے ہندوستانی حریت پسند جنگی قیدیوں کو رہا کرا لیا۔
सैयद वजीर अली को भी इटली के जंगी कैदियों के कैंप से निकालकर बहरी जहाज में कराची भिजवा दिया गया। आज़ाद वतन की बंदरगाह पर उतरते ही उसे गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल मुल्तान में डालकर उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। अदालती कार्रवाई का बाइकाट करने पर सैयद वजीर अली को रिहा तो कर दिया गया, मगर उनके सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने पर ताहियात पाबंदी लगा दी गई। सैयद वजीर अली ने रिहाई के बाद 1954 में लाहौर आकर दुकान खोल ली थी। अगले बाब में मजीद शेख 1857 के गदर पर मियाँ मीर छौनी कैंट में तैनात 26वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के 314 पंजाबी सिपाहियों के अंग्रेज फौज और उसकी गुलाम हिंदुस्तानी पुलिस के हाथों कत्लेआम का जिक्र करने के बाद सवाल करते हैं कि कैंट में अपर माल पर कोर कमांडर की रिहाइशगाह के ऐन सामने इस्तादा शानदार निशान राह पर अंग्रेजों के लिए पूरी दुनिया में जंगें लड़ने वाली रेजिमेंटों के नाम दर्ज हैं, लेकिन लाहौर की 26वीं नेटिव इन्फेंट्री के इन नौजवानों की कोई यादगार क्यों कायम नहीं की गई जिन्होंने मादरी वतन की हिमायत में अपने गले कटवाए थे। नाजरीन, यूं तो सारी किताब ही काबिल मुतालिया मवाद से भरी पड़ी है, लेकिन हस्सू तेली के रूहानी मोजज़े, बादजात चंदू शाह, मोयां दी मंडी की कहानी, भगत सिंह और खूनी दायरा, उसने शिकस्त पर मौत को तरजीह दी, मियानी साहिब और जुनूनी सिख और अपनी नामवर दीवारों के बगैर लाहौर जैसे मजामीन ज्यादा दिलचस्पी के हामिल हैं, या कम अज कम मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आखिर में कुछ तज़किरा किताब की इशात का। किस्से लाहौर के में 76 कालम या मजामीन शामिल हैं और इसकी ज़खामत 256 सफ़हात पर मुश्तमिल है। किताब का दिबाचा मुसन्निफ ने खुद ही तहरीर किया है, जबकि इसके मुतरजम साबिक ब्यूरोक्रेट वहीद रजा भट्टी हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मजीद शेख के क्लास फेलो थे। वहीद रजा भट्टी ने लाहौर टेल्स विद आउट एंड को उर्दू कालम में ढालने के लिए नहायत अरकरेजी से काम लिया है। किताब का सरेवर्क गालिबन दानिस्ता कदीम किस्से कहानियों की किताबों जैसा बनाया गया है। इस पर लाहौर के किसी मंजर की तस्वीर कशी के बजाय किसी तारीखी इमारत के ऐसे अंदरूनी हिस्से का अक्स दिया गया है जिसमें दीवार पर काशीकारी की गई है। किताब के पसे या सरे वर्ग पर या अंदरूनी सफ़ात में कहीं भी लाहौर शहर के हवाले से कोई तस्वीर शामिल नहीं की गई। पब्लिशर ने किताब की कीमत 990 रुपये रखी है, जो 256 सफ़ात के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। हमारे ख्याल में इस किताब की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये होनी चाहिए थी। इतनी महंगी किताब आम कारी की दस्तरत से बाहर हो जाती है। इन अंग्रेजी किताबों का उर्दू एडिशन भी अगर इस कदर महंगा होगा तो फिर तर्जमा करने का मकसद क्या रह जाता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अगर आपको ये काविश अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।